चिराग का ब्राह्मणों सहित सवर्णों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उनके पिता रामविलास पासवान जी दलित नेता थे देश के, लेकिन स्वर्ण और मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी करते थे। उनके आसपास तीनों समाज के नेताओं का घेरा बना हुआ था। बिहार जातीय सर्वे 2023 के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी भी 20% के आसपास है, जिसमें सबसे अधिक चिराग पासवान के समाज की हिस्सेदारी है, यानी पासवान की 5.31%। राज्य में ब्राह्मणों की कुल आबादी 3.65% से ज़्यादा है। दलित और ब्राह्मण अगर मिल जाते हैं तो 23% से ज़्यादा आबादी हो जाएगी, जिनका विधानसभा की 75 से 80 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। अगर यह समीकरण बैठा तो चिराग की राह आसान भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। 5 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लखनऊ में सभा कर ऐलान किया है कि हमारी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। पार्टी राज्य में अपना विस्तार चाहती है। उत्तर प्रदेश हमारे नेता रामविलास पासवान के जो दिल के करीब रहे हैं, उसी मंच से यूपी के प्रभारी और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने लोगों के बीच नारा दिया है, पंडित पासी और पासवान। अब सवाल है कि चिराग पासवान ने यूपी के सभी 430 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चीफ एडिटर श्रीकांत त्रिशूल सर है हमारे। सर क्या ये मामला है? देखिए, 1 अप्रैल को दिल्ली के पंचशील भवन में चिराग पासवान से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंचे थे। मुलाकात का एजेंडा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना बताया गया था। हालांकि इस मुलाकात के ठीक 5 दिन बाद 6 अप्रैल को पूर्वी यूपी के अध्यक्ष एलजेपी के राजीव पासवान ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहली बार अकेले विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तब राजीव पासवान ने साफ किया कि केंद्र में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। पार्टी यूपी वाले फर्स्ट के मिशन के साथ मैदान में उतरेगी और पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। तो सर, क्या ये बगावत है या सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है? मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी से बगावत करेंगे। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा ही लग रहा है। और मौर्य के साथ हुई मुलाकात और अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंदरखाने ये चर्चा तेज है कि बीजेपी चिराग को यूपी में लेकर जा रही है। हालांकि तब चिराग पासवान ने खुद कुछ नहीं कहा था, तो लोगों ने इस चर्चा को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। 2 जुलाई की शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान मिले। उन्होंने एक्स पर फोटो जारी किया मुलाकात का और एजेंडा बताया कि राजगीर में 2 पासवान युवकों की हत्या हुई है और भोजपुर में पुलिस इनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत हुई है, उसको लेकर वो गए थे मिलने। इसके बाद उसी शाम बिहार लौटे, रात में राजगीर पहुंच गए, पासवान युवकों के परिजनों से मिले। फिर अगले दिन भोजपुर के बिलोटी गांव भरत भूषण के परिवार से मिले और शाह से मुलाकात के 3 दिन बाद यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। यह पहली बार था जब चिराग पासवान अपने पिता की जयंती कार्यक्रम को बिहार की जगह उत्तर प्रदेश में मना रहे थे, और वो भी राजधानी लखनऊ में। उस सभा में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि एनडीए के साथ गठबंधन के सवालों पर वो चुप्पी साध गए। तो चिराग पासवान लगता है कि बीजेपी को भरोसे में लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, अमित शाह के इन 2 मुलाकातों और ऐलान के बाद ये चर्चा है कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और रणनीति के तहत चिराग पासवान यूपी पहुंचे। देखिए, चिराग पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ चुकी है। अब पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2022 की एक घटना से समझ सकते हैं कि क्यों चिराग बीजेपी के इशारे पर यूपी चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं। यूपी में निषाद समाज की आबादी करीब 4.5% है। वहाँ इस समाज का प्रतिनिधित्व निषाद पार्टी करती आई है और निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है। यूँ कहे कि यूपी में निषाद समाज एनडीए का वोट बैंक है। सहनी 2022 में यूपी में निषाद समाज को लेकर ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। समाज से आने वाली दिवंगत फूलन देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाने, उनको प्रतीक मानकर निषाद समाज को एकजुट कर रहे थे और बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई। तो क्या लगता है, बीजेपी को बिहार से सटे निषाद समाज में सहनी का प्रभाव दिखा ना, और उसका इम्पैक्ट भी दिखा। बीजेपी ने चुनाव में वोट बैंक बिखरने के खतरा को भांप लिया
और सहनी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। तब बीजेपी ने उनकी पार्टी वीआईपी को सबक सिखाने की ठान ली। वीआईपी पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली, केवल 1,26,000 वोट ही मिले उसे। सहनी के बात नहीं मानने से नाराज थी बीजेपी, तो बीजेपी ने यूपी चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 23 मार्च को 2022 को बिहार में उनकी पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह को अपनी पार्टी में मिला लिया। हालांकि ये बीजेपी के ही नेता थे और लड़े थे वीआईपी पार्टी के टिकट पर। सहनी उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी थे और बीजेपी कोटे से एमएलसी थे। नीतीश कुमार ने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया, लेकिन बीजेपी ने उनके एमएलसी पोस्ट को ही रिन्यूअल नहीं किया, तो मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए। और चिराग पासवान भी केंद्र और बिहार सरकार में बीजेपी के सहयोगी हैं, जैसे मुकेश सहनी उस समय थे। इसका मतलब हुआ कि चिराग अभी चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं और बीजेपी चुप है। तो क्या है इसका मतलब? कि बीजेपी खुद चाहती है कि चिराग चुनाव लड़े, जिसके कई कारण हो सकते हैं। सर, क्या लगता है कि चिराग के यूपी में लड़ने से क्या मायने हैं, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। पहली रणनीति ये कि किसी भी तरह समाजवादी पार्टी के पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के असर को कम किया जाए। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं और उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी की पकड़ भले बिहार की राजनीति पर रही, लेकिन उनकी पहचान तो दलितों के नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर थी। बीजेपी को आशंका है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तरह 21% दलित वोटरों में से एक बड़ा तबका सपा कांग्रेस की तरफ जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी से नाराज ब्राह्मण और दलितों का एक छोटा हिस्सा अखिलेश यादव या कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। तो चिराग की तरफ अगर ये ब्राह्मण, नाराज ब्राह्मण और पासवान दलित शिफ्ट हो जाएंगे तो बीजेपी की जीत पक्की हो जाएगी। अखिलेश यादव की हार निश्चित हो जाएगी। तो बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कर रही है। तो क्या लगता है सर, 2024 के चुनाव में दलितों के छिटकने से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, उसी का ही असर? बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33.8% वोट मिले थे, जो 2022 विधानसभा चुनाव से 1.5% ज़्यादा थे। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से 7.1% ज़्यादा था। बीजेपी को 41% से ज़्यादा यानी 41.7% वोट मिला था और बीएसपी को 9.5% वोट मिला, जो विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.5% कम था। इसका मतलब हुआ कि बीएसपी का वोट घटा, भाजपा के वोट में मामूली बढ़ोतरी हुई और सपा कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हुआ। इस कारण लोकसभा की 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया, जो पिछली बार 2019 से 37 सीटें अधिक थी। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई यूपी में। सरकार लगा कि बनेगी ही नहीं, वो तो ठीक है, गनीमत थी कि सरकार बन गई, लेकिन प्रचंड बहुमत तो नहीं मिला। एनडीए के बल पर ही सरकार बनी है ना, बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिला। तो बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। सर, अंदर खाने ये भी चर्चा है कि क्या चिराग पासवान के चुनाव लड़ने का मकसद योगी को कमजोर करना है क्या? अब इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि योगी के बिना तो यूपी चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी का एक बड़ा धड़ा ये कहता है कि चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। चिराग पंडित, पासी और पासवान का नारा दे रहे हैं और इन तीनों समाज का बड़ा धड़ा बीजेपी का वोटर रहा है। ज़्यादा संभव है कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी ये बीजेपी को वोट करे। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान दमदारी से चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बीजेपी बहुमत के आंकड़े 202 सीटों के पास तो पहुंच सकती है, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी और ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ पार्टी के अंदर कमज़ोर हो जाएंगे। भाई बहुमत रहेगा तब तो योगी को हटाना मुश्किल है, लेकिन बहुमत के लिए अगर चिराग पासवान की पार्टी का भी समर्थन चाहिए तब वहाँ योगी क्या करेंगे, क्योंकि चिराग तो वही करेंगे जो मोदी और अमित शाह जी करेंगे। संभव है कि बीजेपी का एक धड़ा उनके मुख्यमंत्री बनने का भी मुखालफत कर दे योगी जी का। और इस थ्योरी को गढ़ने वालों का तर्क है कि मोदी शाह के दौर में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री लगातार तीसरे टर्म
पद पर नहीं बना रहा, ठीक है ना। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चुनाव में जीतने के बाद पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री बना दिया, तो योगी को भी अब बीजेपी हटाना चाहती है, इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी के चुनाव को लेकर मेरा जहां तक अनुमान है कि बिना योगी के यूपी का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर, योगी को कमजोर करने की थ्योरी बताने वाले तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की याद भी दिला रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि जैसे चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने बिहार में खेला किया था, जेडीयू के हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करा के हरा दिया था जेडीयू को, उसी तरह से यूपी में भी कोशिश की जा रही है। तो अब देखिए, अब 43 सीटों पर तो जेडीयू सिमट ही गया था ना, वो चिराग पासवान के कारण ही हुआ था। वैसा यूपी में भी हो सकता है, ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन चिराग पासवान की ताकत यूपी में वैसी नहीं है जैसा कि बिहार में है। बिहार में बहुत ताकतवर हैं वो। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी को सिर्फ 12,247 यानी 0.01% वोट मिला था। चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वह कुछ वोट पा सकते हैं। ज़्यादा संभव है कि चिराग को वही वोट मिलेगा जो एनडीए का नहीं होगा। ऐसे में चिराग के लड़ने से बीजेपी को फायदा की संभावना बहुत ज़्यादा है और नुकसान की गुंजाइश कम है। तो मुझे लगता है कि चिराग अकेले नहीं लड़ेंगे, वो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी का वो धड़ा जो चाहता है कि योगी न बने मुख्यमंत्री, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिराग के हिस्से में सीट दिलवाने की कोशिश करेगा ताकि चिराग डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए योगी को हटाने में। तो बिल्कुल सर, लेकिन ये पंडित, पासी और पासवान का ये फॉर्मूला क्या है? यूपी के राजनीति को समझना है तो इस फार्मूले को जानना होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 20% से ज़्यादा है, लगभग 21%, और कहा जाता है कि 4 करोड़ से ज़्यादा दलित हैं। इनमें सबसे अधिक जाटव हैं जो करीब 11% हैं। उसके बाद पासी यानी पासवान हैं, पासी पासवान हैं जिनकी आबादी 5% है। जाटव मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं। राज्य में दलितों के लिए 84 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं और विधानसभा की 403 में से करीब 120 सीटों पर दलित वोटर्स 1 लाख से अधिक है, मतलब निर्णायक भूमिका में है। राज्य में ब्राह्मणों की करीब 12% आबादी है जिनका करीब 115 विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। करीब 15% से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर तो 12 जिलों में हैं, जैसे आप बलरामपुर देख लीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, महाराजगंज देख लीजिए, बस्ती देख लीजिए, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली भी, कानपुर भी और इलाहाबाद। यहाँ ब्राह्मण बहुत निर्णायक भूमिका में है। वो जिसके साथ जाएंगे उसी की जीत होगी। और ये पूर्वी से लेकर मध्य बुंदेलखंड तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। भले ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रभाव रखते हैं और मुखर होने के कारण सियासी माहौल को बनाने और बिगाड़ने का मादा भी रखते हैं। तो जाहिर है कि पंडित, पासी और पासवान की कुल आबादी 17% से ज़्यादा हो जाती है। अगर दोनों इकट्ठा हुए तो समीकरण किसी का बना देंगे, किसी का बिगाड़ देंगे। इसीलिए चिराग पासवान ने बहुत सोच समझकर ये नारा दिया है। लेकिन क्या चिराग का यह फॉर्मूला जो है वो बिहार में भी लागू करेंगे क्या? चिराग का ब्राह्मणों सहित सवर्णों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उनके पिता रामविलास पासवान जी दलित नेता थे देश के, लेकिन स्वर्ण और मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी करते थे। उनके आसपास तीनों समाज के नेताओं का घेरा बना हुआ था। बिहार जातीय सर्वे 2023 के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी भी 20% के आसपास है, जिसमें सबसे अधिक चिराग पासवान के समाज की हिस्सेदारी है, यानी पासवान की 5.31%। राज्य में ब्राह्मणों की कुल आबादी 3.65% से ज़्यादा है। दलित और ब्राह्मण अगर मिल जाते हैं तो 23% से ज़्यादा आबादी हो जाएगी, जिनका विधानसभा की 75 से 80 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। अगर यह समीकरण बैठा तो चिराग की राह आसान भी हो सकती है। हालांकि यह दोनों समाज एनडीए के कोर वोटर हैं, तो चिराग अलग होकर जब चुनाव लड़ेंगे तब इस समाज का समर्थन उनको पूरी तरह से मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बिल्कुल देखिए, यूपी में एलजेपीआर के चुनाव लड़ने की ऐलान के बाद अब क्या कुछ समीकरण बैठता है और क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।